अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। ओके। ओके जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा था थ्रू आइनो पोर्ट, वो देखा था। आज कुछ और ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं, वो देखेंगे जो अदर देन आइनो पोर्ट हैं, जैसे पैसिव हो गया, एक्टिव हो गया। आइनो पोर्ट में भी पैसिव और एक्टिव है, लेकिन इसके अलावा भी और भी कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सर्टेन केमिकल्स को या सर्टेन आयंस को या सर्टेन मॉलिक्यूल्स को। तो आई एम गोइंग टू शेयर यू slides of today's lecture. Slide share हो रही है? यस मैम शेयर हो रही है। यस मैम शेयर हो रही है। ओके। ट्रांसपोर्ट सिस्टम अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसके लिए कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म हैं। बहुत सारे मैकेनिज्म है जिसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, एक्वापोरीन है, आयन सेलेक्टिव आयंस हैं। ये डिफरेंट मेथड्स हैं, इनको हम आज वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। पैसिव ट्रांसपोर्ट थ्रू विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी सोर्स, ठीक है, उसमें कोई एनर्जी सोर्स यूज नहीं होगा। और लेकिन इसमें भी जो है आगे थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है कि फैसिलिटेशन डिफ्यूजन होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एवरी लिविंग सेल मस्ट रिक्वायर, हर लिविंग सेल जो है वो कुछ ना कुछ आयंस या मॉलिक्यूल्स जो है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से रिक्वायर करता है फॉर बायोसिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन, and also release some molecules as byproduct as a result of the metabolism. तो हम जानते हैं कि एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म का रिएक्शन जो है वो सेल्स में हो रहा होता है। एनाबॉलिज्म में बायोसिंथेसिस हो रही होती है, कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन हो रहा होता है। तो इन डिफरेंट रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए या उनकी फंक्शनिंग के लिए जो है मूवमेंट ऑफ सर्टेन आयंस इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह से बहुत सारे डिफरेंट साइकिल्स हैं सेल्स में जो प्रोसीड होते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ द आयंस या एंजाइम्स, और उनकी एक्टिविटी के लिए जो है कुछ आयंस की जो है मूवमेंट होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। सो एवरी लिविंग सेल्स मस्ट रिक्वायर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग the raw material for the biosynthesis and for energy production, and they may also release the byproducts of the metabolism to its environment. कुछ few known polar compounds जो हैं they can dissolve in lipid bilayer and cross the membrane unassisted. कुछ को जो है ट्रांसपोर्ट, कुछ को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, they can easily be transported through passive transport. A membrane protein which is simply called facilitates the या transmembrane proteins हैं। A membrane protein simply facilitate the diffusion process of the fluid down its concentration gradient, but also transport can occur against the gradient, electric charge or both, in which cases the process required energy. जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो उसको फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्लूइड्स को डाउन दी ग्रेडियंट, यानी विदाउट एनी रिक्वायरिंग एनर्जी, बट दे कैन आल्सो ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेडियंट। सो इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का जो प्रोसेस है कि वो असिस्ट कर रही हैं डिफ्यूजन प्रोसेस को, वो चाहे अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो या डाउन द ग्रेडियंट हो। द एनर्जी दे में आल्सो कम डायरेक्टली। अगर एनर्जी की बात करें या जो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है उसमें ये है कि एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी बाय एटीपी हाइड्रोलिसिस। एनर्जी में कम डायरेक्टली फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस। और एक और ये भी प्रोसेस हो सकता है कि चैनल्स प्रोटीन्स हैं, तो वो उसमें ये हो सकता है कि एक स्लूट मॉलिक्यूल्स डाउन द ग्रेडियंट मूव कर रहा है और एक अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव कर रहा है। जो प्रोसेस विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है उसकी एटीपी हाइड्रोलिसिस की वजह से एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, और एटीपी की वजह से फिर जो एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है, फॉर एग्जांपल दो आयंस जो हैं वो एट अ टाइम जो है सेल के अंदर मूव कर रहे हैं। एक डाउन द ग्रेडियंट है और एक अगेंस्ट द ग्रेडियंट है। जो अगेंस्ट द ग्रेडियंट है ऑब्वियसली उसके लिए एनर्जी
रिक्वायर्ड है उसके लिए। अब एनर्जी वो कहाँ से आएगी? जो डाउन द ग्रेडियंट जा रहा है उसके लिए तो कोई एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड है, वो तो फौरन से चला जाएगा। उसके नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एनर्जी जो है यूटिलाइज होगी टू ट्रांसपोर्ट द अदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल अगेंस्ट द ग्रेडियंट। So the energy may come directly from ATP hydrolysis or may be supplied in the form of one solute moving down its electrochemical gradient, which provides sufficient energy to drive another solute molecule against the gradient. Ionophores के बारे में हम पढ़ चुके हैं. These are the small molecules that mask the charge of the ions and allow them to diffuse through lipid bilayer. इसके अलावा एक तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, उसके अलावा आयन चैनल्स हैं, और आयन चैनल्स को जो सपोर्ट करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर कॉल्ड द आयनोफोर्स. आयनोफोर्स जो हैं, हमने ये पढ़ा था कि आयनोफोर्स जब मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल आयन कैरियर्स है उसमें, उनमें ये है कि दे फर्स्ट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद स्मॉल मॉलिक्यूल, और जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं तो फॉर एग्जांपल पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आयनोफोर जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो पोटेशियम को अपने अंदर ले लेगा. फॉर एग्जांपल बेलिनोमाइसिन में हमने पढ़ा था कि उसके पास 6 ऑक्सीजन एटम होते हैं और पोटेशियम जो है पॉजिटिवली चार्ज है, वो उसके साथ बॉन्डिंग बना लेता है. तो ओवरऑल जो चार्ज है पोटेशियम का वो मास्क हो जाता है by forming this kind of bonding. So ionophores are the small molecules that mask the charge of the ions and allow them to diffuse through the lipid bilayer. Now, with very few exceptions, the traffic of the small molecules across the plasma membrane is mediated by the proteins such as membrane channels, carriers, and sperm. इसके अलावा ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल्स हैं, कैरियर्स हैं और पम्प्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कलेक्टिवली जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, या ये तमाम के तमाम चाहे आयनोफोर्स हैं, चाहे आयनिक चैनल्स हैं, या ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल्स हैं या कैरियर्स हैं, वो तमाम के तमाम जो है असिस्ट कर रहे हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस. अच्छा, यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस होती हैं विद इन द सेल एंड आउट ऑफ द सेल. और फिर जो सेल्स फॉर एग्जांपल अगर कुछ जो डिफ्यूजन होती है वो पैसिव इसलिए हो जाती है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस. अच्छा, जब डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो डिफर नहीं होगी, जब तक बाहर और अंदर जो है आयंस की कंसंट्रेशन डिफर नहीं होगी. और वो ट्रांसपोर्ट तब तक होती रहती है जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता. फॉर एग्जांपल अगर हम आयनिक ट्रांसपोर्ट की बात करें या सॉल्यूट की बात करें, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हमने देखा है कि वो अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं, अगर हमने अगेंस्ट द कंसंट्रेशन करना है तो फिर उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. विद इन द यूकैरियोटिक सेल्स डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैव a different concentration of the ions and of metabolic intermediates and products, and these two must have to move across the intracellular membrane in tightly regulated protein mediated process. और ये तमाम का तमाम प्रोसेस जो है, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, वो रेगुलेट होता है बाय प्रोटीन मीडिएटेड प्रोसेस जो कि हाईली रेगुलेटेड होता है. ये ओवरऑल समरी है ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की जो कि एक जनरलाइज सेल्स में प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जांपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो कि डाउन दी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हो रही है, यानी इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है. सिंपल ये है कि यहाँ कंसंट्रेशन जो है वो आयंस की ज्यादा है, यहाँ कम है, इसलिए जो है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स या आयन जो है वो मूव किए हैं फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड. सो इसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. और ये जो इसको इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे ये जो चैनल्स हैं दे आर फैसिलिटेटिंग द डिफ्यूजन प्रोसेस, तो इसलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे. और एंड इट इज डाउन द ग्रेडियंट क्योंकि इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है. सिंपल जो है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन मूव किया है. इस केस में अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव किया है, इसलिए एनर्जी यूटिलाइज हुई है और इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. फिर एक और है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक और है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें चैनल्स हैं. तो सिंपल जो है यहाँ पे ATPase कॉम्प्लेक्स है और वो जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट द ग्रेडियंट. एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें यह है कि एक आयन जो है वो अंदर की तरफ मूव किया है, इसके नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो जो है या तो दूसरे मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर की तरफ ला रहा है या यहाँ से बाहर की तरफ भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है. ये सिंपोर्ट ट्रांसपोर्ट है, और अगर अगेंस्ट कर रहा है तो फिर एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट होगी.
ये वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये हमने आइनोफोर्स में देख चुके हैं। एक तो आयनिक चैनल था, आयन चैनल्स हैं, दे मूव द आयंस डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, और इसमें ये है कि चैनल्स के जरिए जो है आयंस मूव किए हैं, इसमें कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी, ये दोनों प्रोसेस जो होंगे ये पैसिव होंगे। और यही हमने आइनोफोर मीडिएटेड आयन ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था कि इसमें ये है कि आयन जो है दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द आइनोफोर मॉलिक्यूल्स एंड देन दे आर ट्रांसलोकेटेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड देन दे आर रिलीज on the opposite side of the membrane. अगर हम दो एक्वस सिस्टम्स को हम डिवाइड करते हैं बाय सम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, यहाँ पे कम है। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट हो रही है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की जो कि न्यूट्रल्स हैं, जिन पे कोई चार्ज मॉलिक्यूल नहीं है। तो ऑब्वियसली जब ये देखा गया है कि बाय कंसंट्रेशन ज्यादा हो और दूसरी तरफ अंदर की तरफ कम हो, तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन, और ये ट्रांसपोर्ट तब तक होती रहेगी जब तक दोनों का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। जो आयनिक डिफरेंस है दोनों तरफ वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस डिफ्यूजन, क्योंकि जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेगी, और वो ट्रांसपोर्ट तब तक होती रहेगी जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाएगा, दोनों तरफ कंसंट्रेशन एक जैसी नहीं हो जाएगी। ये एग्जांपल है चार्ज पार्टिकल्स की, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आता है, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है। इस केस में भी जो है एक तो आयनिक डिफरेंस इज इम्पोर्टेंट कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा और किसकी कम है। दूसरा, यहाँ पे क्योंकि ये चार्ज है तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोकेमिकल जो ग्रेडियंट है जो इन चार्ज मॉलिक्यूल्स की वजह से एस्टैब्लिश हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज है, और ये ट्रांसपोर्ट तब तक होती रहेगी जब तक इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज जो है या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो जीरो नहीं हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है एक तरफ नेगेटिव ज्यादा है, दूसरी तरफ पॉजिटिव ज्यादा है, so they have established the electrochemical gradient, और वो जो है उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव ज्यादा है इनकी वैल्यू ज्यादा है, दूसरी तरफ नेगेटिव वाले ज्यादा है इनकी वैल्यू उसके मुकाबले में ज्यादा है। सो ये ट्रांसपोर्ट तब तक होती रहेगी जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन जो है वो एक नहीं हो जाती है, दोनों तरफ जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने की वजह से जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने की वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल जो ग्रेडियंट है जिसको हम वीएम से डिनोट करते हैं, मिली वोल्ट से डिनोट करते हैं, वो जीरो हो जाए। When two aqueous compartments containing unequal concentration of this soluble compounds or ion that are separated by the semi-permeable membrane, so solute molecules जो हैं they will move by simple diffusion from higher concentration to the lower concentration through the membrane until the equilibrium is established. अच्छा, अगर हम ऑपोजिट, ये तो वो solute molecules की एग्जांपल थी, ये तो इसकी एग्जांपल थी जो पहले केस में आपको बताई है कि सिर्फ solute molecules हैं, neutral molecules हैं, सिर्फ concentration difference है, और वो जो है मूव कर रहे हैं डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट until that equilibrium is established. अब आते हैं चार्ज पार्टिकल्स की। When ions of the opposite charge are separated by the semi-permeable membrane, तो इसमें there is a transmembrane electrical gradient जिसको हम Vm से डिनोट करते हैं, it is called the membrane potential and it is expressed in the millivolt. So the direction in which the charge loop tends to move spontaneously across the membrane depends on both the chemical gradient, जो difference है, ionic difference है, एक तरफ नेगेटिव ज्यादा है एक तरफ पॉजिटिव ज्यादा है, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ये चार्ज की वजह से एस्टैब्लिश होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो से ज्यादा हो जाएगी तभी ट्रांसपोर्ट होगी, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है। तो और वो ट्रांसपोर्ट तब तक होता है जब तक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो है वो जीरो नहीं हो जाता। नाउ अगर चार्ज पार्टिकल्स हैं और उन्होंने पास होना है अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर उन्होंने पास होना है अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर तो उन्होंने सबसे पहले जो है अपने हाइड्रेशन शेल से जान छुड़ानी है, और ये हाइड्रेशन शेल अगर यहाँ पे आइनोफोर्स हो तो वो उसको यहाँ से इजीली पिक कर लेंगे और उसकी यहाँ से जान छुड़ा देंगे हाइड्रेशन सेल से। ये हमने उस वाले मैकेनिज्म में पढ़ा था। लेकिन अगर हमने सिंपली इसको मूव करना है अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी हेल्प ऑफ द चैनल, तो फिर ये इस पार्टिकल के लिए बड़ा डिफिकल्ट है कि वो इस लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर सके। इसलिए जो है चैनल्स प्रेजेंट होती हैं डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करने के लिए। उसकी रीजन इसलिए है कि अगर हम इसको विदाउट एनी चैनल ट्रांसपोर्ट करें तो एक तो ये है कि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, और इसको डेल्टा जी और दो पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं।
अगर हम सिंपल डिफ्यूजन करें विदाउट एनी ट्रांसपोर्टर, यानी विदाउट एनी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के जरिए, तो फिर उस केस में ये जो डेल्टा जी की वैल्यू आती है हमारे पास वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है एनर्जी को ब्रेक करने के लिए, इस हाइड्रेशन को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। और फिर जो है अगर फॉर एग्जाम्पल वो ब्रेक भी हो जाए, वो अंदर भी मूव करे और वो बाय ट्रांसपोर्ट हो, तो फिर वो दोबारा रिहाइड्रेट हो जाएगा। रिहाइड्रेशन के लिए में भी जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए होगी। सो उस केस में जो है इसलिए जो है, लेकिन चैनल प्रोटीन्स का या इन ट्रांसपोर्टर्स का क्या फंक्शन है, वो ये करते हैं कि व्हेन दे बाइंड विद दिस आयनिक मॉलिक्यूल, तो उसमें ये है कि दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे इस आयन को मूव करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो वो है एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन इन चैनल प्रोटीन्स का ये फंक्शन है कि वो यहाँ से जब इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देंगे कि देन दे कैन इजीली पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन एंड देन they are released on opposite side of the membrane and then they again rehydrated by water molecule। तो इसलिए ये दो आपको डिफरेंट ग्राफ्स नजर आएंगे। एक में ये है कि सिंपल डिफ्यूजन हो रही है विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट, जो कि ये है, और इसका ये वाला ग्राफ है। इसमें ये देखा गया है कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है, अगर हम इसको यहाँ तक लेके हैं तो ये बहुत ज्यादा होगी, और इसी तरह से ये जो सिंपल ये वैल्यू ये बहुत ज्यादा है इन द केस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन डिफ्यूजन अगर विद ट्रांसपोर्टर करें तो फिर ये डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये जो चैनल्स हैं ये फॉर्म वीक बॉन्ड्स, जो कि नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इनके साथ इंटरेक्शन जब बनाते हैं तो वो वीक बॉन्ड होते हैं, तो क्योंकि वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे, तो वीक बॉन्डिंग की वजह से ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी है जो वो कम हो जाएगी और दे कैन इजीली पास थ्रू दिस चैनल। सो यही इसका मैकेनिज्म है। टू पास थ्रू द लिपिड bilayer a polar or charged solute must first give up its interaction with the water molecules in its hydration shell। वो हाइड्रेशन शेल से सबसे पहले अपनी जान छुड़ानी होगी उसको, देन डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और अगर वो मेम्ब्रेन से डिफ्यूज भी होगा तो क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर है, तो और ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इन लिपिड बाइलेयर दे आर poorly soluble। The energy used to strip away the hydration shell and to move the polar compound from water into the lipid, then through the lipid bilayer is regained as a compound leaves the membrane on other side and rehydrated। जो एनर्जी यहाँ पे जो है यूटिलाइज हुई है उसको मूव करने के लिए, वो दोबारा रीगेन हो जाती है जब वो रिहाइड्रेट हो जाता है, यानी जब दूसरी तरफ रिलीज हो जाएगा तो वो एनर्जी जो है दोबारा रीगेन हो जाएगी। लेकिन देखा क्या ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो शुरू में चाहिए वो बहुत ज्यादा है। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ पोलर सॉल्यूट across the bilayer is so large that pure lipid bilayer are virtually impermeable to the polar and charged species। इसीलिए जो लिपिड बाइलेयर है दे कैन नॉट इजीली, दे आर इम्परमिएबल टू दी चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि उनको मूव करने के लिए जो है चार्ज पार्टिकल्स को मूव करने के लिए बहुत ज्यादा जो है एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। सो उसके लिए जो है ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स हैं या परमिएजेस हैं लिपिड्स में, जो इनको मूव करने के लिए चार्ज पार्टिकल्स को मूव करने के लिए, ताकि वो जो है लिपिड बाइलेयर के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट ना हो बल्कि किसी चैनल के जरिए ट्रांसपोर्ट हो। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स lowers the activation energy। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का क्या काम है? They lower the activation energy which is used for the translocation of the polar solute molecule or ions and this is called the facilitated diffusion। इसलिए हम इसको facilitated diffusion बोलते हैं, यानी डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करना या पैसिव ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट इसकी बेस पे ट्रांसपोर्टेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है इन आयनिक मॉलिक्यूल्स का या इन चार्ज मॉलिक्यूल्स का। मेम्ब्रेन प्रोटीन that speeds the movement of the solute across the membrane by facilitating the diffusion they are called the transporter and permeases। और जिन चैनल के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट हो रही है उनको हम ट्रांसपोर्टर्स बोलेंगे या परमेसेस बोलेंगे। और ये कैसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं चैनल्स के साथ? इनका फंक्शन बिल्कुल एंजाइम की तरह है कि जैसे एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ अपना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसी तरह से ये जो चैनल्स हैं ये सबसे पहले जो है अपने सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और इंटरेक्शन बनाएंगे थ्रू वीक मल्टीपल वीक नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन की वजह से। और फिर ये होगा कि नेगेटिव फ्री एनर्जी, शुरू में एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए तो इसलिए वो पॉजिटिव है, लेकिन अब जो है जब इंटरेक्शन हुई है तो एनर्जी रिड्यूस हो गई है, इसलिए इट बिकम नेगेटिव। The negative free energy change associated with these interaction that is called the delta G binding
counters the balance the positive free energy change that accomplish the loss of water of dehydration from the substrate, the energy of the dehydration and thereby lowering the activation energy for the transmembrane passage. यानी इसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्डिंग हो रही है इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स का विद आयनिक मॉलिक्यूल के साथ, उसकी बेस पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और ये इतनी कम हो जाती है जो उसको मतलब बैलेंस कर देती है, जो हमें शुरू में पॉजिटिव एनर्जी चाहिए थी मूव करने के लिए विदाउट एनी हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर, और जिसको हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन, यानी उसने सबसे पहले हाइड्रेशन शेल ब्रेक किया और फिर दोबारा रीहाइड्रेशन हुई जब दोबारा अपोजिट साइड पे मूव किया। यानी इन दोनों के मुकाबले में, इन दोनों प्रोसेस में जब बाइंडिंग हुई, जब डिहाइड्रेशन हुई या रीहाइड्रेशन हुई, दोनों के मुकाबले में, दोनों स्टेप्स में जो है ये एनर्जी को रिड्यूस करता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्टर स्पेंस द lipid bilayer several times forming transmembrane pathway lined with the hydrophilic amino acid chain, और ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती हैं ये दे आर प्रेजेंट whole across the membrane, ठीक है, and by interacting with their hydrophilic interaction with the lipid bilayer. The pathway provides an alternative route for the specific substrate to move across the lipid bilayer without having to dissolve in a lipid bilayer. यहाँ पे इसको अगर हम जबरदस्ती डिफ्यूज करवाते हैं तो यहाँ पे इसको इसने it has to be dissolved in a lipid bilayer, लेकिन इस केस में चैनल है तो लिहाजा ये जो आयनिक मॉलिक्यूल्स हैं they are not dissolved in a lipid bilayer, इसलिए ये easily जो है ये पास होते हैं, they are not in direct contact with the lipid bilayer, बल्कि जो चैनल प्रोटीन है they form a interaction with their hydrophilic interaction with the lipid bilayer. This results in an increase of several to many orders magnitude in a rate. इसकी बेस पे जो है ट्रांसपोर्टेशन रेट सिंपली इंक्रीज हो जाता है। नाउ इसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो है फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ट्रांसपोर्टर है उसको बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और जिसको डिनोट करते हैं विद द ग्लूट या उसको सिंबलाइज करते हैं विद ग्लूट। Glutes are the integral membrane proteins whose membrane spanning a region is composed of 12 alpha helices. Glute जो molecules हैं they are mainly composed of 12 helical molecules होते हैं, इस तरह के 12 होंगे ये। They span across the membrane, ठीक है, इस तरह से इनकी फोल्डिंग हुई भी होती है। Glutes has 14 members, और जिसमें से 11 आउट ऑफ 14 ट्रांसपोर्ट जो वो दे ट्रांसपोर्ट दी शुगर, या जो इन्वॉल्व है इन ट्रांसपोर्टिंग द शुगर। 14 मेंबर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं सो फार, और उनमें से देखा गया कि 11 जो मेंबर्स हैं वो दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग द शुगर। ग्रुप 1 जो है इसमें से इट इज प्रेजेंट इन एरिथ्रोसाइट्स, यानी ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है, फीटस प्लेसेंटा में है, ब्रेन में है, किडनी में है, बट देयर कंसंट्रेशन इन इज लोअर इन लिवर एंड मसल्स में है कंपेयर टू दी लिवर एंड मसल। बाकी जो किडनी, ब्रेन एंड प्लेसेंटा और एरिथ्रोसाइट में ग्लूट 1 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और इसकी बेस पे जो है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट रेट इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। और ये देखा गया है, इट वाज एस्टिमेटेड दैट कि 50,000 टाइम जो है ग्लूकोज जो है ट्रांसपोर्टेशन रेट हैज बीन इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एज कंपेयर टू द अनकैटालाइज्ड ट्रांसमेम्ब्रेन डिफ्यूजन। अगर हम उसको विदाउट एनी ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट करें तो उसके मुकाबले में 50,000 टाइम जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज्यादा होगी विद द हेल्प ऑफ द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर अगर वो प्रेजेंट है। डिटेल स्ट्रक्चर ग्लूट 1 का इट इज नॉट वेरी वेल नोन, लेकिन कुछ प्लॉसिबल मेथड्स जो हैं वो प्रपोज्ड किए गए हैं, और इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इट कंसिस्ट ऑफ साइड बाय साइड असेंबली ऑफ सेवरल हेलिसेस एंड दे प्रोड्यूस ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल and they are lined with the hydrophilic residues that form hydrogen bonding with the glucose as it moves through the aqueous pore. अच्छा, इसमें ये देखा गया है कि they are composed of several helices, ठीक है, and they form hydrogen bonding with the glucose molecules through their hydrophilic side chain, through the hydrophilic side chains। यानी यहाँ पे hydrophilic side chain है, जैसे ये polar है, ये hydrophilic side chain है, तो उसमें ये है कि उसमें they form when glucose, when they are ready to transport the glucose, they form a hydrogen bonding with the glucose.
ये इसका मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सबसे पहले ये है कि ग्लूकोज ने बाइंड होना है विद दिस GLUT1 ट्रांसपोर्टर, दिस इज द GLUT1 ट्रांसपोर्टर, and glucose molecules once bind with the glucose transporter, तो दे इंट्रोड्यूस सम स्टीरियोकेमिकल चेंजेस, जहाँ पे कुछ कंफर्मेशनल चेंजेस होंगी जिसकी वजह से ये होगा कि ये साइड बंद हो जाएगी और ये साइड ओपन हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन शिफ्ट्स टू द अल्टरनेटिव कंफर्मेशनल चेंजेस की वजह से, ये साइड ओपन होने की वजह से इट कैन इजीली बी ट्रांसलोकेटेड ऑन अदर साइड ऑफ द सेल। नाउ दिस साइड अगेन कंफर्मेशन चेंजेस होंगी, अगेन जो है ये वाली साइड जो है वो ओपन हो जाएगी और ये प्रीवियस वन जो है ये क्लोज हो जाएगी। ग्लूकोज इज रिलीज्ड इनसाइड and protein return to its original conformation. Process of glucose transport, it can be described by its analogy with enzymatic reaction in substrate जो है वो मूव करते हैं in this substrate, इसका बिल्कुल एंजाइम की तरह का प्रोसेस है कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज अ सबस्ट्रेट, glucose is a substrate and this may act as an enzyme. Enzymatic reaction with the substrate is a glucose which is present outside the cell, and product जो है it is also glucose, जो product है वो glucose होगा क्योंकि वो other side की तरफ सेल की दूसरी तरफ जा रहा है, and enzyme जो है वो transporter है। For example, so glucose binds to the membrane on the outer surface side, they cause conformation changes associated with transport across the membrane. At the inner side of the membrane, glucose is released into the internal aqueous solution. अच्छा, एक और जो मैकेनिज्म है जो प्रेसिपिटेशन डिफ्यूजन होती है वो होती है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज की, यानी बाइकार्बोनेट और क्लोराइड का आपस में एक्सचेंज होता है। और हम ये जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस, और ये डायरेक्टली जो है जब ये सेल्स में प्रोड्यूस होती है, इसका मैं मैकेनिज्म आपको पहले बता दूं। सेल्स के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना है, और हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में जो है वो डिसॉल्व हो जाती है इन दी ब्लड सेल्स। जब वो ब्लड सेल्स में एंटर होती है तो इट कंबाइंस विद दी वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनिक एसिड, यानी बाइकार्बोनेट बनाता है। अच्छा, ये जो हम और एक्सेलेशन जो है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली कभी भी लंग्स की तरफ नहीं जाती, बल्कि उसको बाइकार्बोनेट की फॉर्म में लंग्स की तरफ लेके जाया जाता है, और फिर जब लंग्स में जाती है तो फिर अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वुलाई में एंटर होकर फिर एक्सेल आउट हो जाती है बॉडी से। सो इसके मैकेनिज्म में ये देखा गया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेड ब्लड टिश्यू से रेड ब्लड सेल में एंटर होती है तो कार्बोनिक हाइड्रेस जो होता है, एनहाइड्रेस जो है वो उसको कन्वर्ट कर देता है बाइकार्बोनेट। नाउ इसमें जो है ट्रांसलोकेट होना है टुवर्ड्स द लंग्स। तो अब ये है कि रेड ब्लड सेल से निकल के ये अब प्लाज्मा में जाएगी ब्लड सेल्स में, और ब्लड में जब डिसॉल्व होके तो फिर ये लंग्स की तरफ जाएगा। तो ये देखा गया कि यहाँ पे कुछ चैनल्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पे कुछ चैनल्स प्रेजेंट हैं। जब बाइकार्बोनेट बाय जा रहा है तो क्लोराइड ने अंदर एंटर होना है, और फिर जब बाइकार्बोनेट जब लंग्स की तरफ अंदर जा रहा है, यहाँ पे चैनल्स बैठे हुए हैं जो इसको अलाउ कर रहे हैं कि एंटर्स के लिए, तो क्लोराइड आयन जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, यानी एक की मूवमेंट अंदर की तरफ हो रही है और एक की बाहर की तरफ हो रही है। जब सेल की बात की जाए या टिश्यू की बात की जाए तो उसमें ये है कि जब उसने बाइकार्बोनेट बनाना है तो बाइकार्बोनेट जब लंग्स की तरफ जाना है तो उसने एक्सक्रीट आउट होना है रेड ब्लड सेल से। जब ये एक्सक्रीट आउट हुए तो क्लोराइड जो है वो अंदर एंटर होती है। अच्छा, फिर ये जो बाइकार्बोनेट है, ये इसका मतलब ये है कि बाइकार्बोनेट का जो एक्सेल होना है या एक्सक्रीट आउट होना है वो डिपेंडेंट है ऑन दिस, या इसका जो है ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्लोराइड आयन जब तक अंदर एंटर नहीं होगा ये बाहर नहीं निकलेगा, ये जब बाहर निकलेगा तो ये जब एंटर होगा तो दूसरा वाला क्लोराइड जो है दूसरा वाला वो बाहर निकल जाएगा। सो इसलिए इसको बोलते हैं क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज, यानी हर बाइकार्बोनेट के मुकाबले में एक क्लोराइड आयन जो है वो एक्सचेंज हो रहा है। अगर बाइकार्बोनेट अंदर एंटर हो रहा है तो क्लोराइड आयन जो है वो बाहर निकल रहा है, अगर बाइकार्बोनेट जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो क्लोराइड आयन जो है वो अंदर एंटर हो रहा है। दिस इज नोन एज द क्लोराइड शिफ्ट और
Hamburger phenomena, it is also called the anion exchange protein. It is essential in carbon dioxide transport to the lungs from the tissues such as the skeletal muscles and liver. It involves the exchange of bicarbonate ion and chloride ion across the membrane of the red blood cells. Now हम जानते हैं कि waste carbon dioxide it is released from respirating tissues into the blood plasma and then enter into the एरेथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं. वहां पे कार्बोनिक हाइड्रेज प्रेजेंट है जो उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू दी बाइकार्बोनेट में. इट इज कन्वर्टेड इनटू दी बाइकार्बोनेट बाय द एंजाइम कार्बोनिक आयन हाइड्रेज. This bicarbonate then again re-enter into the blood plasma for the transportation towards the lungs. अब ये होगा कि bicarbonate it is much more soluble in blood plasma than is carbon dioxide. वो क्यों कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली जो है वो लंग्स की तरफ नहीं जा सकती क्योंकि बाइकार्बोनेट जो है इट इज हाईली सॉल्युबल इन ब्लड प्लाज्मा. वो ब्लड में इजीली डिसॉल्व हो सकती है एज कम्पेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी डायरेक्टली रेड ब्लड सेल्स में इजीली डिसॉल्व नहीं हो सकती. This roundabout route increases the capacity of the bloods to carry the carbon dioxide from the tissues to the lungs. इसकी बेस पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज के जरिए प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस कैन इजीली बी ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द लंग्स विद दिस रूट. इन द लंग्स में क्या होगा बाइकार्बोनेट जो है वो अगेन री एंटर्स इनटू द एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स में एंटर होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वुलाई में एंटर हो जाएगा और वहां से एक्सेल आउट हो जाएगा. To make it effective, very rapid movement of a bicarbonate is required across the erythrocyte membrane. और ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस बड़ा रैपिड हो रहा है only due to the presence of the channels protein. This exchanger increases the rate of a bicarbonate transport across the erythrocyte membrane more than million folds. ये जो एक्सचेंजर वहां बैठे हुए हैं जिनको हम चैनल्स प्रोटीन कहते हैं इसकी बेस पे जो है ट्रांसपोर्टेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है. द सिस्टम अलाउ द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द बाइकार्बोनेट विदाउट चेंजिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. और इसमें यही ऐसे ही है ये वही फिनोमेना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज में प्रेजेंट है इन रेस्पिरेटिंग टिश्यू. यहाँ कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट है उसने बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस किया है. अब बाइकार्बोनेट जो है वो चैनल्स के लिए यहाँ पे ये है कि वो स्क्रीट आउट हो गया लेकिन क्लोराइड आयन यहाँ एंटर हो गया है. अब जब बाइकार्बोनेट जो है ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होके लंग्स की तरफ गया है तो लंग्स में जो है यहाँ पे ये हुआ है यहाँ से फॉर एग्जांपल लंग्स की तरफ वो गए हैं तो बाइकार्बोनेट जो है वो अंदर एंटर हुआ है लेकिन क्लोराइड आयन जो है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हुआ है. एंड अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज के जरिए जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगी कार्बोनिक उसके रिएक्शन में और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल आउट हो जाएगा थ्रू द लंग सिस्टम. So this is the facilitated chloride bicarbonate anion transport in an erythrocyte of the tissues and lungs. So like the glucose transporter, it is integral integral protein that probably spans the membrane at least 12 times. ये इसके भी बहुत सारे चैनल्स जो हैं यानी इसी तरह के ये जो चैनल बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं और अक्रॉस दी मेम्ब्रेन. अमूमन देखा गया कि 12 जो है इसी तरह के इंटेग्रल प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती हैं for the transportation of the bicarbonate and chloride ion. This protein mediates the simultaneous movement of two ions. एक साथ दोनों को मूव कर रहे हैं एक तरफ एंट्री हो रही है फिर दूसरी तरफ एग्जिस्ट हो जाता है. For each bicarbonate ion that moves in one direction यानी एंटीपोड ट्रांसपोर्ट हो रही है one chloride ion move in opposite direction with no net transfer of the charge. The exchange is electroneutral. इसमें कोई डिफरेंस नहीं हो रहा होता क्योंकि दोनों नेगेटिव आयंस हैं. तो The coupling of the chloride and bicarbonate movement is obligatory. यानी in the absence of chloride अगर chloride नहीं होगा तो bicarbonate जो है वो stop हो जाएगी. So that was all about the lecture today. आपकी attendance ले लूँ. सारे सो रहे हैं क्या? No, ma'am. Okay. No मैम जाग रही हूँ. देखिए ये अक्सर सोने का टाइम होता है ना. No, ma'am. अभी जाग रहे. अच्छा चलो चलें जी गुड लक. यस मैम वैसे होता तो सोने का टाइम
ओके हाँ जी मैम, थैंक यू सो ओके वेरी ओके मच। खुदा ओके ओके अल्लाह हाफिज़।